अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और एक ज़रा सोचने दो में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। अल्फाज, अदायगी, उतार चढ़ाव आवाज़ का, ये सब रिश्तों को बांधने, रिश्ते बनाने और कामयाबी की एक ज़रिया बन जाते हैं। कामयाबी क्या है? लफ्ज़, आपके चेहरे के तासुरात, हाथों से बात करने का अंदाज़, ये सब आपके रिश्तों को जोड़ के रखता है। क्या ये लफ्ज़ और आवाज़ का उतार चढ़ाव आपकी कामयाबी का ज़रिया है और क्या हम उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं? इसी बारे में बात करने के लिए मैं दावत दे रही हूँ अदील हाशमी को। क्या हाल बना लिया आपने आयशा अपना? ठीक ही था, मेरा ख्याल है शीशे में थोड़ी देर पहले देखा है। और मैं कहता कि क्या हाल है तो ज़्यादा अच्छा होता। तो देखिए, एक छोटे से लफ्ज़ ने बिल्कुल मानी बदल दिए उस जुमले के। ना सिर्फ ये कि मानी बदल दिए, बल्कि आयशा का तासुर भी बदल दिया। और आप में से बहुत कम साथियों को मालूम होगा कि जितनी अच्छी गुफ्तगू आयशा जो है वो रवा रखती हैं, उतना ही अच्छा इनका कलम भी चलता है अंग्रेज़ी ज़ुबान में। तो तभी मैं इनका मद्दा हुआ था। ये लिखती हैं छोटी छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज़ अंग्रेज़ी में। उर्दू में भी लिखती होंगी, मुझे इल्म नहीं, लेकिन ये जो रवानी है उनकी गुफ्तगू की और कलम की, ये दिलचस्प चीज़ है। आप सोचिए एक लम्हे के लिए कि आप किसी नौजवान से या बुज़ुर्ग से या बच्चे से पूछें कि क्या ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो या चाहती हो, तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो कहे नहीं। कोई शख्स नाकाम हो, कामयाब हो, बुज़ुर्ग हो, छोटा हो, बड़ा हो, कारोबारी हो, घर में रहने वाला हो, बीमार हो, सेहतमंद हो, कद काठ लंबा हो, छोटा हो, कुछ भी हो, हर शख्स बिलाखिर ये तो चाहता है कि भाई कामयाब हो जाऊं। कोई शख्स घर से ये सोचकर नहीं निकलता कि मैं बच्चों को लेकर खाना खाने जा रहा हूं, मैं इस मिशन में नाकाम हो जाऊं। कोई शख्स ये नहीं सोचता कि आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, घर में दूध, डबल रोटी, मक्खन आना है, मैं नाकाम हो जाऊं। कोई शख्स ये नहीं सोचता कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं तो मैं इम्तिहान में फ़ेल हो जाऊं। हाँ, काम करते नहीं हैं और तवक्को करते हैं तो फिर वलीदा बात है। ख्वाहिश सभी की होती है कि भी बिलाखिर कामयाब हो जाएं। लेकिन एक और दिलचस्प बात भी है, और वो बात यह है कि आप अगर मुख्तलिफ शोबों के साथियों से पूछेंगे कि भी कामयाबी क्या है, तो इस बात का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाएगा कि वो शख्स अपने शोबे की कामयाबी के बारे में कहे कि सबको ऐसे ही करना चाहिए। उस्ताद कहेगा तुम उस्ताद बन जाओ, डॉक्टर कहेगा भी डॉक्टर बन जाओ, कारोबारी ये चाहेगा कि भाई कारोबार बहुत फैले, वगैरह वगैरह। लेकिन पहली जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि कामयाबी क्या है। इसके तो न जाने कितने जवाब हैं, और दिलचस्प बात यह है कि वो तमाम जवाब एक दूसरे से मुतज़ाद भी हो सकते हैं और उसके बावजूद दुरुस्त भी हो सकते हैं। ये एक ऐसी दिलचस्प बात है। लेकिन यहाँ बाद में आएंगे कि कामयाबी क्या है, उधर भी आते हैं और आपकी भी राय सुनेंगे। उससे पहले एक कदम और आगे जाते हैं कि भाई ये लफ्ज़ कौन लोग हैं। तो आयशा, मेरे साथ ये हुआ कि जहाँ मैं रहता हूँ, जैसे हम लोग मोहल्लों में रहते हैं, हमारे कुछ हमसाए होते हैं, कुछ से दोस्ती होती है, कुछ से नहीं होती, कुछ खुश मिजाज होते हैं, कुछ मेरी तरह बद मिजाज होते हैं, लेकिन होते बाहर सूरत हमसाए हैं। तो मेरा एक हमसाया था, अब भी है, था मैंने क्यों कह दिया बेचारे के बारे में, सुनेगा तो नाला होगा। उसके साथ बस मेरी ऊपरी शनासाई थी कि बस अलैक सलैक, तो कभी गुजरते गुजरते वो गुजर आया तो अलैक सलैक हो गई, बस मोदबाना सी। ऐसे कई साल गुजर गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन सड़क हमारी बंद थी, तो वो बाहर खड़ा हुआ था तो मैं भी खड़ा हो गया, तो गुफ्तगू शुरू हो गई। कुछ लम्हों के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये शख्स बहुत ही गहरा शख्स है, बहुत ही माकूल शख्स है, बहुत ही समझदार शख्स है, बहुत ही मिलनसार शख्स है। मैंने इतने साल इससे गुफ्तगू क्यों नहीं की? अरे वाह! मैंने क्यों इससे बस वालेकुम अस्सलाम कह के मैं आगे चला गया? एक लम्हा रुकता तो सही। ये जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ और ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ, मैंने ये सलूक रवा रखा, ये लोग नहीं थे, ये लफ्ज़ थे। वाह! कुछ साल पहले मैंने देखा कि हम लोग बहुत से अल्फाज बस ऐसे छू के चले जाते हैं कि जैसे वो हमसाया कि जिससे बस गुजरते गुजरते लैक से लैक हुई और आगे चले गए, कभी रुक के उससे दोस्ती की ही नहीं,
कभी उससे पूछा ही नहीं कि मियाँ क्या हाल है, क्या करते हो, क्या मसरूफियत है आजकल, कब खुश होते हो, कब रोते हो। जब लफ्ज़ों से दोस्ती हो जाए आपकी और आप लफ्ज़ों के साथ ये सलूक करें कि जहाँ वो मिलें उनको रोक के उनका हाल अहवाल पूछें, तो आप देखिए कि लफ्ज़ों में से क्या क्या कुछ निकलता है। तो एक लफ्ज़ जो है वो अभी आयशा ने इस्तेमाल किया, कामयाबी। तो आइए कुछ लम्हे इससे दोस्ती करते हैं, फिर कोई एक आध और भी लफ्ज़ देख लेंगे। बिल्कुल ठीक। और फिर देखेंगे करे अगर एक दो लफ्ज़ों से इतनी दोस्ती हो गई तो लुगत में कितने अल्फाज हैं, तो ये तो दोस्ती हुए ना, इनमें से क्या क्या कुछ निकलेगा। कामयाबी की कोई तारीफ़ मेरे जहन में नहीं है, और तारीफ़ जो लफ्ज़ है उर्दू में, इसके दो मानी हैं। अंग्रेज़ी में दो लफ्ज़ हैं, उर्दू में एक ही है। एक तो है आयशा आपकी मैं तारीफ़ करता हूँ, कितनी अच्छी लग रही हैं, जिसको अंग्रेज़ी में प्रेज़ कहते हैं। और एक है डेफिनेशन कि इस चीज़ की क्या तारीफ़ है, कि भाई ये अलिफ बे जीम दाल। तो कामयाबी की डेफिनेशन क्या है मुझे नहीं मालूम, आप सबकी अपनी होगी। पहले मैं अपनी बता देता हूँ, फिर हम आयशा की भी सुनेंगे कि आपकी क्या डेफिनेशन है। मेरी डेफिनेशन जो है कामयाबी की वो ये है कि अगर मैं रोज़ या जिस दिन मैं बावाज़ बुलंद खिलखिला के हंस सकूं तो मैं कामयाब हूं। ये मेरी डेफिनेशन है। आप में से बहुत सौ की ये होगी कि भाई घर ऐसा हो, गाड़ी ऐसी हो, काम ऐसा हो, या रात को नींद अच्छी आए। मेरी ये भी है वैसे कि रात को जैसे ही बिस्तर में लेटूं तो नींद अच्छी पुरसुकून आए, कोई खौफ, कोई ख़तर, कोई खदशा, कोई कसक ना हो। कसक हो तो हो, खौफ और खदशा कोई ना हो। तो ये भी है। आयशा आपकी क्या डेफिनेशन है कामयाबी की, कि जिसके बाद आप कहें कि हाँ आयशा और भी बहुत कुछ है लेकिन तुम आज के दिन कामयाब हो, वो क्या होगा? अदील, मेरे लफ्ज़ों से किसी को कोई चोट ना पहुंचे, मैं समझती हूँ ये कामयाबी है, और मैं रोज़ इसकी कोशिश करती हूँ। वो चाहे मेरे बच्चे हों, कोई घर के मददगार हों, बाहर सड़क पे चलते लोग हों, मेरी कोशिश यही होती है कि जो मुकालमा हो वो तहज़ीब के दायरे में रहे और मेरे अल्फाज से किसी को चोट ना पहुँचे। ये कामयाबी है। और अगर आप खुशी से, सुकून से, कि आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, ये दिन गुजार सके, तो ये उससे भी बड़ी कामयाबी है। यही दो कामयाबियाँ मेरे नज़दीक हैं। तो आप खामोश रहा करें। अच्छा, तो किसी को कोई गुज़र पहुंचेगा ही नहीं, तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ज़बान का इस्तेमाल ना किया तो फिर लोग समझेंगे शायद मैं बहुत मगरूर हूँ। तो फिर चोट तो फिर भी पहुंचेगी उनको। Exactly. तो जिसका मतलब ये है कि गुफ्तगू जो है, या अंग्रेजी के लफ्ज़ कम्युनिकेशन जो है, वो सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद तो ना हुई। अगर कोई शख्स, कोई शौहर, बीवी, अम्मा, अब्बा, कोई जिनसे आपने कुछ कहा है और उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो ये भी तो कोई कम्युनिकेशन ही हुई ना। जब आप मुंह फेरे लेते हैं, वहाँ भी आते हैं एक लम्हे के लिए। एक लम्हे ये आप देखिए कि लफ्ज़ जो हैं ये कौन लोग हैं भाई, ये क्या कर सकते हैं। अंग्रेज़ी की कहावत है कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि कोई शख्स जो है वो जिन लोगों में उठता बैठता है उस तरह ही समझा जाता है, जाना जाता है, उसका तसव्वुर ऐसा ही होता है। और इस बात में भी काफ़ी सदाकत है कि अगर वहीं पे वो रहे तो वो कुछ वैसा हो भी जाता है। अच्छी होगी सोहबत तो अच्छा हो जाएगा, बुरी होगी तो बुरा हो जाएगा। ये बहुत ही मुश्किल है कि वो शख्स तो बहुत अच्छा हो और सारा दिन सोहबत उसकी बुरी रहे और वो उसको अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दे। एक आध दिन तक तो ये ठीक है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। लफ्ज़ भी कुछ ऐसे ही होते हैं। लफ्ज़ जो हैं वो किस सोहबत में रहते हैं, कौन से लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ उनको इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ भी अपनी शख्सियत बदल लेते हैं आहिस्ता ज़माने के साथ साथ। एक चीज़ और देख लीजिए, और वो ये है कि लफ्ज़ है क्या। ये मेरे गले में से कोई एक आवाज़ निकली कि कालीन या आयशा या टाई या घड़ी। अब किसी ने कभी, खुदा जाने कब, कितनी सदियाँ, कितनी दिहाइयाँ पहले ये लफ्ज़ घड़ा था। एक साउंड, एक आवाज़, एक सौत उसने तसव्वुर की थी। खुदा जाने वो कौन था, कहाँ था, कौन लोग थे वो। तो ये आवाज़ तो बज़ाते खुद कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस शख्स को उर्दू ज़ुबान नहीं आती, वो फ्रांसीसी बोलता है, वलंदेज़ी बोलता है, कोई और ज़ुबान बोलता है, उसको मैं कहूँ कालीन या उसको मैं कहूँ घड़ी, तो वो क्या समझ पाएगा। उसके लिए तो बस एक आवाज़ होगी, जैसे किसी जानवर की, किसी चिड़िया की आवाज़ होती है। तो लफ्ज़ जो हैं ये एक बेजान चीज़ हैं और इनमें जान डलती है
मानी फूंकने से। जब इसके अंदर मानी आ जाए, अब ये जानदार चीज़ बन गई, उस फूलझड़ी की तरह जो ऐसे है, लेकिन जब उसको आप दिया सलाई दिखाएं तो अब उसमें से रंग बिरंगी शुआएं निकलती हैं। लफ्ज़ भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि उनके अंदर वो जो शुआएं हैं वो मानी भरता है। अब इससे भी एक आगे चीज़ चलिए, और वो ये है कि आप समझें कि एक औजार है जो धार वाला है, तो वो औजार तो एक बेजान चीज़ है। अब वही औजार अगर किसी छोटे बच्चे के हाथ में है तो वो किसी को चोट लगा सकता है, अपने आप को चोट लगा सकता है, घर का पर्दे को ऐसे कर सकता है, घर के टीवी को ऐसे कर सकता है, बेध्यानी में, लापरवाही में, लाइल्मी में। वही औजार अगर किसी सर्जन के हाथ में है तो वो तो जिंदगी बचा सकता है, और बीच में हजारों तरह के और लोग भी आएंगे बीच में। लफ्ज़ भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि ये बजाते खुद तो कुछ भी नहीं है, या शायद कुछ हैं, जिसके हाथ में ये औजार आ जाए। मैं औजार का एक सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी नरमी पे भी आऊँगा। वो चाहे तो किसी को नुकसान पहुँचा सकता है, जैसे आयशा को खौफ है कि अरे भाई मेरे पास एक चीज़ है, ये ना हो कि मैं कोई बात ऐसी निकालूं मुंह से कि उसका दिल दुखे, तो एहतियात बरतती है वो। लेकिन आपकी ज़िंदगी में, आपके मोहल्ले में, शहर में, मुल्क में आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो एहतियात नहीं करते इन औजारों के साथ, जो एहतियात नहीं करते इस छुरी के साथ, इस पेचकस के साथ, और वो लापरवाही में या जानबूझकर या सख्ती में या दुरुस्ती में ऐसे करते हैं कि आपको जब वो लगे आके तो वो चोट लगती है उस लहजे की, उस लफ्ज़ की। तो एक तो ये देखिए कि इनकी काट बहुत ज़्यादा है, और ये वही अल्फाज हैं कि ये मरहम भी हैं और ये इनकी काट और तकलीफ़ भी उतनी ही पहुंचा सकते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि कैसी खूबसूरत चीज़ है इंसान के पास लफ्ज़, कि ये कितनी वैरायटी है इनमें। अब आ जाइए एक कदम और आगे, और वो ये है कि मैं ये महसूस करता हूँ कि एक कम्युनिकेशन का एक धमाका हुआ ना दुनिया में 20 बरस पहले, मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप, ईमेल, कंप्यूटर्स। अब किसी से राब्ते में रहना तो कोई मसला ही नहीं है, अब तो बल्कि राब्ते में ना रहना एक मसला है कि कैसे राब्ते में ना रहा जाए। मुझे अंदेशा है कि आप में से बहुत सारे दोस्त साथी ऐसे होंगे जो रात को सोते वक्त भी फ़ोन बंद नहीं करते होंगे और अपने आप को तसल्ली देते होंगे कि मैंने उसको साइलेंट कर दिया है। अरे भाई बंद क्यों नहीं करते, क्या मसला है? क्या आप हरक्यूलिस हैं? तो पूरी दुनिया का जो वज़न है वो क्या आपके मजबूत कंधों के ऊपर है? वो ऐसा तो नहीं है। क्या आपने अगर अपना फ़ोन बंद कर दिया तो क्या दुनिया के मामले रुक जाएंगे? क्या आप इतने अहम हैं कि दुनिया का कारोबार ही रुक जाएगा? अरे आप भी जरा एक लम्हे के लिए रुकिए, तवक्कुफ कीजिए। क्या अच्छा लफ्ज़ दिया मैंने आपको। जी वाह, तवक्कुफ कीजिए। हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक ज़रा सोचने दो में मैं और अदील हाशमी लफ्ज़ों की काट और इरादों के ऊपर और कामयाबी पर बात कर रहे हैं। जी अदील, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, बल्कि अक्सर सोचता हूँ कि हम सोचते क्यों नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अल्लामा साहब का एक शेर है कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, वाह, फिर पिसर काबिले मीरा से पिदर क्यों कर हो। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर। आप ये देखिए कि बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनमें से कितने ऐसे मुल्क हैं जो आपके इल्म में हैं कि जिनका तसव्वुर जिसने दिया था वो कोई जर्नैल नहीं था, कोई सियासतदान नहीं था, कोई सियासी लीडर नहीं था, वो एक शायर था। वाह। ये मुझे जो एक ताल्लुक़ है एक शायर का इस मुल्क के मार्ज़ वजूद में आने का, ये ताल्लुक़ मुझे हैरान कुन लगता है। और ये भी देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो लफ्ज़ों की खूबसूरती है कि जैसे अल्लामा साहब ने और बेशुमार लोगों ने लफ्ज़ों को जैसे पिरोया, इससे तहरीकें चली। इसने इंसान के अंदर एक ऐसी तहरीक पैदा की कि सितारों से आगे जाने की तहरीक पैदा की, ये लफ्ज़ों ने किया। तो फिर मैं देखता हूँ कि जो मैंने पहले बात शुरू की थी कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन की दुनिया में, अरे भाई आज से 50 साल पहले तो राब्ते के जो सिलसिले थे वो बहुत ही महदूद थे, फ़ोन मिलता ही नहीं था और उसमें कचर 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 आवाज़ आया करती थी समंदर पार। आप में से लोगों को याद होगा जिनकी उम्रें मुझ जितनी हैं।
और जिनकी उम्र आयशा जितनी है, वो तो टेलीफोन की इजाद से पहले की बात है। अच्छा, शायद आप भूल गए, कभी कभी ऑपरेटर भी उठा लिया करता था। अम्मा बताती हैं कि ऑपरेटर भी उठा के बता दिया करता था कि कॉल नहीं मिलेगी, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और बीच में कि अब 3 मिनट रह गए, बंद कर दीजिए। जी बिल्कुल। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है। तो मेरा ये ख्याल था कि भाई जब कोई चीज़ वाफिर हो और उसकी तादाद ज़्यादा हो जाए तो मयार बुलंद हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए, कम्युनिकेशन की जो ये एक धमाका वो दुनिया में, तो गुफ्तगू का मयार, सोचने का मयार, समझने का मयार, लिखने का मयार मजमूई तौर पे इतना ऊपर नहीं गया जितना गालिबन आज से कुछ साल पहले था। टेलीविज़न पे इतने चैनल्स आ गए, इतने प्रोग्राम होते हैं, इतने ड्रामे होते हैं, इतने गुफ्तगू के बेशुमार प्रोग्राम्स होते हैं। शायद मेरा तासुब हो, मैं इतराफ़ करता हूँ, लेकिन 25, 30, 40 बरस पहले जो पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर प्रोग्राम हुआ करते थे, अरे वाह, उसमें जो गुफ्तगू का अंदाज था, जो अल्फाज का चुनाव था, अरे उसको देखिए। और अमूमी तौर पे अब देखिए तो ख्याल ये था कि ये बहुत ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर तो वो नहीं गया, जिसका मतलब ये है कि ये बज़ात खुद एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद ब खुद मयार गुफ्तगू का ऊपर चला जाए। बिल्कुल। अब क्या किया जाए? पहले तो लफ्ज़ों के साथ दोस्ती की जाए, जो ऐसे मैंने उस हमसाये से दोस्ती की थी ना, और कह रहे इसमें से देखो क्या कुछ निकल आया एक लफ्ज़ में से। अब आ जाइए कामयाबी के ऊपर। देखिए, मैं इस बात पे बहुत हैरान होता हूँ कि हमारे तकरीबन तमाम के तमाम जो तालीमी इदारे हैं, वो गवर्नमेंट हों, प्राइवेट हों, सेमी प्राइवेट हों, जो भी उनकी शक्ल है, वहाँ पे पढ़ने के ऊपर तो बहुत ज़ोर है कि ये चैप्टर है, ये चौथा बाब है, इसमें ये 7 सवाल हैं और ये MCQs हैं और ये मज़ामीन हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी क्लास नहीं देखी, पढ़ी, सुनी कि जिसमें गुफ्तगू करने का इम्तिहान हो बच्चों का, कि आओ तुम्हारा वाइवा है, यहाँ खड़े हो जाओ और गुफ्तगू करो अपनी मर्ज़ी के मौजू के ऊपर। हम चाहे उससे इख्तलाफ करें, तुम्हारा एक ज़ाविया है ज़िंदगी को देखने का, तुम्हारा एक ज़ाविया है सियासत को देखने का, या फ़लाँ शायरी का। मैं हैरान होता हूँ कि हमें गुफ्तगू करना क्यों नहीं सिखाते। मुझे नहीं मालूम कि बड़े हो के मैंने न्यूटन के 3 जो कवानीन हैं तबियात के, वो इस्तेमाल करने हैं कि नहीं, मुझे नहीं याद, ना मैंने कभी किए। आयशा ने किए हों तो किए हों। मुझे नहीं पता मैंने कभी सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है कि नहीं बनाना। मुझे नहीं पता मैंने कभी रियाजी के सेट और सबसेट कभी इस्तेमाल करने हैं कि नहीं करने। अपसेट तो मैंने बहुत इस्तेमाल किया अपनी ज़िंदगी में, सबसेट इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सारा कुछ जो अब भी शायद बच्चे पढ़ते होंगे, मुझे नहीं मालूम। तो गुफ्तगू करना भी सिखा देते बच्चों को। जो लफ्ज़ हैं इनकी अहमियत, बल्कि इससे भी एक बड़ा लफ्ज़, इनकी हुर्मत भी सिखाए देते। तो मैं देखता हूँ कि शायद बतदरीज हम ज़ुबान से दूर हो रहे हैं, किसी एक ज़ुबान से नहीं, ज़ुबान से अमूमी तौर पे। अब आ जाइए कि जो नौजवान नस्ल है, ज़्यादातर उनसे आप पूछिए कि भाई क्या कामयाबी का तुम्हारा मयार है, शायद ज़्यादा ये कहेंगे एक स्टार्टअप करना है, इतने डॉलर की कंपनी है, इतने प्रोजेक्ट्स करने हैं, इतना बड़ा घर चाहिए, इस तरह की गाड़ी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उनसे कहता हूँ कि 100 बिस्मिल्लाह, ये सब कुछ बेहतरीन चीज़ें हैं, ये सब की सब मादी चीज़ें हैं। फैज साहब का एक मिसरा है, जो भी चीज़ है फ़ानी वो कम चाहिए हमको। तो ये तो मादी और फ़ानी चीज़ें हैं, तो कोई गहरी चीज़ भी चाहिए कि नहीं। ये बताओ कि वो जो आयशा ने बात की थी रिश्तों की, कि रिश्ते में गहराई चाहिए तो क्या करोगे? गाड़ी ला के दोगे क्या? घड़ियाँ 2 दे दोगे? भाई कोई गुफ्तगू ही करोगे ना, तो कैसे करोगे गुफ्तगू? अब आ जाइए आखिरी एक बात पे, वो ये है कि ये जो ज़ुबान और अल्फाज और कम्युनिकेशन है, इसका कोई उर्दू में इस तरह है नहीं मेरी राय में। ये एक तलिस्माती चीज़ है। ये वो तलिस्माती मैं इसलिए कह रहा हूँ फ़लसफ़ियाना तौर पे, कि एक इसका हिस्सा ये है कि इन लफ्ज़ों से दोस्ती करें और ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव करें कि जिनकी सोहबत अच्छी हो, ना कि ऐसे लफ्ज़ चुनें कि जिनकी सोहबत अच्छी न रही हो, ताकि सुनने वाले का जो तासुर है वो अच्छाई की तरफ जाए। जैसे आयशा कहती हैं कि मैं जब कोई बात करूं तो किसी का दिल ना दुखे। तो एक तो ये हो गया। एक और भी चीज़ है और उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज।
कि कभी कभी हम सोचते हैं, या आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत ही होता है, कि किसी शख्स को मिले हैं किसी शादी में कहीं पे, तो वो कुछ रूखा रूखा मिला है। अब आपने सलाम किया, उसने जवाब दिया, आपने कहा क्या हाल है, उसने कहा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको उनके तासुर में एक रूखापन सा महसूस हुआ। मुझे ये हमेशा आयशा से मिलते हुए यही तासुर होता है कि एक रूखापन सा महसूस होता है मुझे। वो आप इनकी चेहरे की जो बनावटी हंसी है उससे इस बात का इल्म हो गया होगा आपको। ये पूरी की पूरी एक फील्ड है जो साइंस ने बहुत देर में दरियाफ्त की कि हम जो अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ अदा करते हैं या जो मुअक्कफ़ अदा करते हैं, तकरीबन उतना ही उससे ज़्यादा अपने जिस्म से, हमने किसी को देखा कैसे है, हमारा हाथ कैसे गया है, हमने हाथ ऐसे किया है या ऐसे किया है, हमने उसको ऐसे देखा है या उसको हमने ऐसे देखा है, ये सारा कुछ जो है ये उस रिश्ते का हिस्सा है। बाज़ औक़ात ज़ोर से बैठना, पैर मारना, मग ज़ोर से रख देना, इन चीज़ों पर भी लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि शायद ये मुझसे रूखा या थोड़ा सा अखड़ या बदतमीज़ी कर रहा है शायद। तो ये सब चीज़ें वाकई आपकी सही बात है अदील कि बाज़ औक़ात बहुत मैटर करती हैं। आपने आखिरी मर्तबा कोई चीज़ ऐसे कब की थी या दरवाज़ा ज़ोर से खींच के कब बंद किया था? बेटी से झगड़ा हुआ था तो मैंने कुछ कहा नहीं, उसने मुझे कुछ सख्त बातें कर दी, तो मैंने गुस्से में, मेरे हाथ में मग था, कहा तो मैंने कुछ नहीं, बस वो ज़ोर से रखा और पैर पटक के दूसरे कमरे में चली गई। तो कहा तो बहुत कुछ आपने। जी जी बिल्कुल, लफ्जों से नहीं कहा ना, इशारों से कहा तो बहुत कुछ। और अब आगे क्या कहना है ये हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक ज़रा सोचने दो में हम कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए अल्फाज का चुनाव, हाथों का इस्तेमाल, आँखों का इस्तेमाल और इन सब पर बात कर रहे हैं। जी अदील। आयशा ये बताएं कि आपका जो माशाल्लाह इतना तवील करियर है, 150-200 साल पे मुहित मैं यकीनन फ़िरौन को समझाती होंगी कि क्या स्ट्रैटेजी रखनी है तुमने। आप क्या महसूस करती हैं कि ज़ुबान के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से ऐसी क्या चीज़ थी आप में जिस पे आपने काम भी किया, कुछ कुदरती भी मिलती है इंसान को, अता होती है, जिसने आपको बहुत हेल्प किया आपकी होस्टिंग में, एंकरिंग में, अदाकारी में? अदील, लफ्ज़ अपने आप में जैसे आपने कहा मानी बहुत रखते हैं, लेकिन कॉलेज के ज़माने से मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि अपनी किसी छोटी मोटी कमज़ोरी पर खुद ही मुस्कुरा देना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और अपने अल्फाज में अपना ही मजाक उड़ा लेने से कोई आपका मजाक नहीं उड़ा सकता। तो ये वो चीज़ थी जिसने मुझे तदरीस में भी बहुत काम दिया कि मैं अपनी गलती को खुद ही मान लिया करती थी बच्चों के सामने। और जब मैं एंकरिंग में आई तो उसमें भी ये चीज़ बहुत काम आई कि एक तो लर्निंग प्रोसेस था, सीखती गई साथ साथ, और उसके साथ साथ अपना ही मजाक खुद ही बना लेती थी। तो वो चीज़ थी जो मुझे लगता था कि ये लोगों तक पहुंचने में बहुत काम आई। और फिर जो एक वालेहाना मुस्कुराहट और एक कहकहा है मेरा, वो उसने भी बहुत लोगों के दिल में जगह रखी मेरे लिए। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया आयशा ने अभी, मजाक, और इसमें एक और भी लफ्ज़ छुपा है जो अब आप नहीं सुनते, और वो है ज़ौक़। ये भी नहायत खूबसूरत, नहायत करीने वाला लफ्ज़ है। आप देखिए कैसे अल्फाज जो हैं उनके अंदर क्या क्या कुछ छुपा होता है। और हमने जो इस प्रोग्राम का नाम रखा है एक ज़रा सोचने दो, तो ये कोई ऐसे सा मिसरा नहीं है। मैं आपको 2-3 शेर सुनाता हूँ। ये फैज़ साहब की एक नाज़म है, उसका उन्वान है ये। तो चूँकि आयशा ने कभी पूछा ही नहीं तो मैंने बताया भी नहीं, आज आपको सुनाए देता हूँ। फैज़ साहब कहते हैं कि एक ज़रा सोचने दो इस ख़याबा में जो इस लहज़ा बयाबा भी नहीं, कौन सी शाख में फूल आए थे सबसे पहले, कौन बेरंग हुई रंजो ताब से पहले, और अब से पहले किस घड़ी कौन से मौसम में यहाँ खून का कहत पड़ा, गुल की शाह रग पे कड़ा वक्त पड़ा, सोचने दो, एक ज़रा सोचने दो। ये भरा शहर जो अब वादिये वीरां भी नहीं, इसमें किस वक्त कहाँ आग लगी थी पहले, इसके सफ बस्ता दरीचों में से किस में अव्वल ज़य हुई सुर्ख शुआओं की कमा, किस जगह जोत जगी थी पहले, सोचने दो, सोचने दो।
हमसे उस देश का तुम नामो निशान पूछते हो जिसकी तारीख़ न जुग़राफ़ी अब याद आए, और याद आए तो महबूब गुज़िश्ता की तरह रूबरू आने से जी घबराए। वाह। हम अब उस उम्र को आ पहुँचे हैं जब हम भी यूं ही दिल से मिलाते हैं, बस रस्म निभाने के लिए। दिल की क्या पूछते हो, सोचने दो। ये जो सोचने का अमल है इंसान का, जो आखिरी दिन आखिरी सांस तक चलता है या चलना चाहिए। हम सोचते कैसे हैं? हम सोचते लफ्ज़ों में हैं। तो अगर लफ्ज़ और इनका ख़जाना कम हो हमारे पास, इसको कहते हैं महदूद सोच। और जब लफ्ज़ों का ख़जाना ज़्यादा हो तो हम दूर तक देख सकते हैं, दूर तक सोच सकते हैं। कोई फ़िक्र, कोई एहसास बड़ा हो सकता है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि हमने एक मकान बनाना है और हमारे पास कुछ सामान है, कुछ बजरी है, कुछ सीमेंट है, कुछ ईंटें हैं। आप सोचिए कि कम ईंटें हैं और कम बजरी है, और तो मकान बहुत छोटा सा बनेगा, उसमें तंग रहेंगे हम। लेकिन अगर ईंटें और बजरी ज़्यादा हो तो कुशादा बनेगा मकान, हवादार बनेगा, उसमें मेहमान भी ठहर सकते हैं आके, हम मेज़बानी कर सकते हैं साथियों की। तो ये जो सोच है, ये लफ्ज़ों का जो ज़ख़ीरा है उससे वसी होती जाती है। तो जितने लफ्ज़ ज़्यादा होंगे, लफ्ज़ों से दोस्ती जितनी आपकी ज़्यादा होगी, आपके अफ़कार, आपकी सोच, ख़याल, तख़य्युल, आपकी तख़लीक़ की सलाहियत फैलती और बड़ी होती चली जाएगी। तो लफ्ज़ों के साथ दोस्ती करें। और मुझे बहुत दिलचस्पी होगी कि आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं। कुछ सोचते हैं भी कि नहीं, मैं ये देखूं कि आप सोचने के काबिल भी हैं कि नहीं, या सोचने समझने का जो काम है वो मुद्दत हुई यार को मेहमान किए हुए, कि छोड़ तो नहीं दिया। तो अब ये सारा कुछ जो है, ये है मजबूत हाथों में आयशा जहां ज़ेब के। अदील, हमने बात की सोच समझकर अल्फाज के इस्तेमाल की, और लफ्ज़ों को अपने तासुरात के साथ जोड़कर कामयाबी हासिल करने की। हर रिश्ते की कामयाबी के पीछे कुछ अल्फाज होते हैं। तहज़ीब के दायरे में, तमद्दुन के दायरे में, आपके रिश्ते को जोड़ के रखने के दायरे में, वही आपकी कामयाबी है। कभी आपको महसूस हुआ हो कि मेरे पास तो ये 4 ही लफ्ज़ हैं, मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। कभी अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, या आपके पास कहने को बहुत कुछ था लेकिन आप कह नहीं पाए, अगर ये फीलिंग आपको भी आई है, ये एहसास आपको भी हुआ है, तो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, इसमें थोड़ा सा इजाफा मैं ये करूँगा कि लफ्ज़ भी हैं, अल्फाज भी हैं, साथ ज़ुबान भी है, लैंग्वेज। बिल्कुल। कि एक शख्स सोचता कैसे है, अल्फाज वो सोच रहा है। जैसे आपने कहा कि जी अल्फाज का ज़ख़ीरा थोड़ा है, तो वो आजकल ज़ख़ीरा वो गायब होता जा रहा है। लफ्ज़ ज़ोक़ बहुत अरसे बाद मैंने सुना है। आजकल ज़ख़ीरा मिक्स हो गया है। अब इंग्लिश में भी काफ़ी सारे लफ्ज़ हैं, उसका मुतबादल उर्दू हमें आता ही नहीं है। ऐसे ही है। ज़रूरत इस चीज़ की है मेरी समझ में कि वो अल्फाज दोबारा फिर इंग्लिश ही आगे रिवाइव किए जाएं। अब खुद मुझे भूल गए हैं अल्फाज, तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो अल्फाज किस ज़ुबान में आपका ज़ख़ीरा मौजूद है, ये भी। और दूसरी वो पहले वाली बात कामयाबी की आपने की थी, मिसाल जो जितनी भी दी वो सारी एटीट्यूड की थी, आपके अखलाकियात की मिसालें थी। उसके अलावा भी कामयाबी हो सकती है। बिल्कुल सही। कि एक आप नस्ब-ए-ऐन बनाते हैं, एक वियत बनाते हैं कि मैंने वहाँ तक पहुँचना है, उस तक जब आप पहुँचते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। वो जगह यहाँ पे भी हो सकती है, वो 2 दिन में भी हो सकती है, 1 हफ्ते में भी हो सकती है, वो कई दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जब आप पहुँच के वो आपकी कामयाबी है। बिल्कुल सही। तीसरी बात मैं करना चाहता हूँ एक और, के जेस्चर जो आपने अभी तासुरात की बात की है, हम अक्सर आजकल मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं, बड़े बड़े सौदे तय कर रहे होते हैं, बड़े बड़े मामलात हल कर रहे होते हैं। तो मैं अक्सर नहीं करता, मैं कहता हूँ मुलाकात करके करें कि आपको मेरे चेहरे के तासुरात का नहीं पता कि मैं हंस के बात कर रहा हूँ या गुस्से में हूँ, तो ये मामला नहीं ठीक होगा, ये तय नहीं हो सकेगा। ये तय तभी होगा कि हम आमने सामने होंगे। बिल्कुल दुरुस्त। दुनिया तो श्रिंक होकर, छोटी होकर, महदूद होकर, अब सुकड़ कर, बिल्कुल सुकड़ कर अब स्क्रीन की हद तक आ गई है कि आपके सामने एक स्क्रीन है, जूम पर आप किसी से भी गुफ्तगू कर सकते हैं।
तो वो जो इन पर्सन या एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बात करने का लुत्फ था, मज़ा था, वो कहीं हद तक ख़त्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं फ़ोन पर ही बात कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है मिलने की, गाड़ी में बैठेंगे, पेट्रोल खर्च होगा, जाएंगे आएंगे, वक्त ज़ाया होगा, इससे बेहतर है फ़ोन पर ही गुफ्तगू कर ली जाए। तो वो जो एक तो हमने ज़िंदगी बहुत आसान कर ली, जल्दी हमें बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कहाँ जाना है और जाकर पता नहीं कौन से पत्थर तोड़ने हैं, वही घर है, वही बच्चे हैं, वही मंजिल है, वही रास्ता है, लेकिन जल्दी सबको बहुत है। आप क्या कहेंगे जनाब? मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, आपने सब कह दिया। वो जो बात है, हमारे मेहमान ने जो बात की उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलने लगा था, मैं शायरी के लिए माहौल बना रहा था, आपने बीच में मुखल हो के उसका माजरत। जो आमने सामने बैठने की बात है उसमें एक जादू और भी है, और वो ये है कि हम सुखन होंगे हम दोनों तो हर बात के बीच अनकही बात का एक माहूम सा पर्दा होगा। अब ये जो जादू है ये फ़ोन पे तो हो नहीं सकता, इसके लिए तो बैठना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और एक लतीफ़ा भी है इसके ऊपर हमारे ख़ानदान में कि आज से बहुत साल पहले कभी कोई सरकारी दफ्तर में कोई काम पड़ जाए, कोई फ़ाइल है, कुछ है आम सा कोई काम, तो वो कहा करते थे हमारे बुज़ुर्ग कि भाई वो जा के करवा लो। तो मैंने कहा कि भाई वो लड़का जाएगा, वो कर दे, कुछ भी नहीं। तो वो कहते नहीं नहीं, वो अफसर से काम पड़ा है, उत्थे जाना ही पैना है, नहीं तो कम नहीं होना। तो वो भी एक चीज़ होती है कि भी वो उठ कर आए हैं, ये आपने सुना होगा कि भी वो देखो वो खुद आए थे तो मुझसे इनकार नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये जो मिलने का जो सिलसिला है, ये इंसानी जो रिश्तों में ये नहायत खूबसूरत है, जिसको अब हम ज़ाहिर है जदीद दौर में इसको हम काट रहे हैं कि व्हाट्सएप किया या फ़ोन कर दिया या ऑनलाइन कर लिया वो, लेकिन जो मिलने का जो लुत्फ़ है वो तो वहीं रहेगा, वो तो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि लफ्ज़ों का जो ख़जाना है वो कम है और उसमें बहुत सारी मिलावट होती है। अंग्रेज़ी के भी कुछ अल्फाज आ जाते हैं। तो बात यह है कि हम ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके लफ्ज़ हम सीखेंगे कैसे, उसके ऊपर मज़ीद काम कैसे करेंगे कि कौन कौन सा लफ्ज़ है जो इसका मुतबादिल है या इस सेम मायने, देखा लफ्ज़ आ गया बीच में, वही मायने रखता है। मैं एक लम्हे के लिए, ये जो आयशा ने कहा लफ्ज़ आ गया बीच में, ये लफ्ज़ तो नहीं आया, आप खुद लेकर आई हैं उसको, वो लाशऊरी तौर पर घुस आया बीच में। जी जनाब। सर, जस्ट अ शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई कंबाइन एंड मैग्नीफाई माई थॉट्स टू टॉक इफेक्टिवली? अल्लाह अकबर। हमने आधा घंटा उर्दू ज़ुबान में प्रोग्राम किया, आपको अल्लामा साहब फैज़ की शायरी सुनाई, आपने सवाल ही अंग्रेज़ी में दाग दिया हमारे ऊपर। सर मैं उर्दू में अटक जाता है इसलिए। तो अटक जाए फिर तो क्या हुआ? अटक के सीख लें कि इसको कैसे नहीं अटकना। ये अटक कैफियत है या शहर का नाम बता रहे हैं? कैफियत। अच्छा चलिए फिर से जरा इम्तिहान लेते हैं फिर आपका। चलिए उर्दू में सवाल करें, जितने चाहें अंग्रेजी के पैबंद लगा लें उसमें। अरे वाह। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सोचों को कैसे मरबूत किया जाए कि हम किसी को अपना माफ़ी ज़मीर समझा सकें। वाह, माफ़ी ज़मीर, क्या बात है। अभी ये अटक रहे हैं इस पे तो मैं अटक गया हूँ। अरे वाह, ये आप ही बताएंगी सारा कुछ? नहीं, ये तो आपने बताना है। मेरा जो वसी तजुर्बा है ये उससे बाहर का सवाल है। देखिए आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया हकीकतन। देखिए अपनी सोच को जब आप अपनी सोच कुछ कहने से पहले, कुछ करने से पहले यकीनन उसके बारे में सोचते हैं, तो आप कौन सी ज़बान में सोचते हैं, अंग्रेज़ी में कि उर्दू में? नहीं, मैं अपनी मादरी ज़बान में सोचता हूँ, सराइकी में। सराइकी में सोचते हैं। उसके बाद उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए, किसी और से बात करने के लिए क्या करते हैं? उर्दू में। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सामने वाला समझ पाए बात। कैसे? अगर कोई उर्दू स्पीकिंग है और उसे सराइकी नहीं आती तो फिर आप कैसे समझाएंगे? हाँ, जाहिर है मैं उर्दू में ही बात करूँगा। अपने ख्याल को उर्दू में ले आएंगे उसको। और अगर कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला हो तो फिर क्या करेंगे? फिर साफ जाहिर है इंग्लिश बोलना पड़ेगी। सराइकी से सीधा अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन हो जाएगी। इसी तरह सामने बैठे इंसान को के तासुरात से, उनके चेहरे से, उनके बात करने के अंदाज से आपको पता लग जाता है कि आपकी बात का माफ़ी ज़मीर उन्हें समझ आया है या नहीं, या ऊपर से गुजर गया सब कुछ। दूसरी बात ये कि जब भी आप किसी से बात करने के लिए बैठें तो पहले से थोड़ा सा अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर लें कि आप किस लिए बैठ रहे हैं, क्या समझाने के लिए बैठ रहे हैं। मैं इस तरह समझाऊंगा तो क्या उसे समझ आ जाएगा? फिर एक रिश्ते पर भी बहुत मुनसर होता है, आपने बात कैसे करनी है, उस रिश्ते में भी बहुत फ़र्क आता है।
एक बात जो आप बच्चों से कर रहे हैं और एक बात जो आप बड़ों से कर रहे हैं, उसमें दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बात वही है लेकिन उसमें तासुरात आ जाते हैं, तहजीब आ जाती है। मेरा तो बस इतना सही मशवरा है आपको, आप बताइए बाकी। ये आपने जो तवील मशवरा दिया और फिर कहा इतना सा है, शुगर है इतना सा है। अगर ये उतना सा होता तो घंटा भर इसमें लग जाता। बिल्कुल मेरा ये इत्तेफाक है और मुझे लुत्फ़ आया इस बात पे कि उनकी अपनी ज़ुबान सराइकी, लेकिन जो रवानी उनकी अंग्रेज़ी में है वही रवानी उनकी उर्दू में भी है। और मुगालता ये है कि मैं अपनी बात का माफ़ी ज़मीर नहीं समझा सकता। मेरा ख्याल है इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए। जी, स्टूडेंट्स ने कोई चीज़ शेयर करनी है हमारे साथ, जो नौजवान आए हैं? जैसे हम जेन ज़ी हैं तो हम में एक टर्म है ओवर थिंकिंग। तो हम कुछ एक्स्ट्रा ही सोच लेते हैं, चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन हम उसको इतना ओवर थिंक करते हैं और लाइक मतलब उसका कोई रिज़ल्ट कुछ और निकलना होता है लेकिन हम उसको सोच सोच के उसका रिज़ल्ट कुछ और निकाल लेते हैं। तो इसका कोई सोल्यूशन बता दें कि हम ओवर थिंकिंग के ऊपर कैसे लाइक। मेरी बेटी, इस मुल्क में 2 लोग बहुत बहुतात से मिलते हैं, जो बिल्कुल नहीं सोचते और जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बाल की खाल उतारने वाले। दोनों दरमियान में आ जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। ओवर थिंकिंग है क्या? ओवर थिंकिंग ये है कि कोई काम है, कोई असाइनमेंट है, कोई प्रेजेंटेशन है, या किसी को मिलना है, या घर किसी मेहमान ने आना है, तो घबराहट एक है, यही होती है ना। उस बारे में 2-4 दिन पहले, हफ्ता भर पहले ख्याल आना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर कभी हम पूरा प्रोग्राम भी करेंगे, बस एक जुमले में फ़िलहाल सुन लीजिए। तो जब थिंकिंग और ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाए तो एक लम्हे के लिए जहन का वो हिस्सा बंद करके उस चीज़ को महसूस करें कि है क्या असल में। Go into the feeling of it and not the thinking of it। तो आप देखेंगी कि अच्छा है तो वैसे कुछ भी नहीं, जो मेरा ख्याल है। तो ओवर थिंकिंग जो ड्राइव होती है वो, जैसे कहते हैं ना, बीन फंस जाना एक जगह पे, वहाँ पे, तो उस बीन को निकालने के लिए एक और हिस्सा है दिमाग का, महसूस करने का। तो वो जैसे भी आप महसूस करती हैं, कुछ लोग मौसीकी सुनते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के योगा करते हैं, मैं सैर पे चला जाता हूँ और मैं आसमान को और दरख्तों को देखता हूँ, तो उधर को लेके जाएं वहाँ पे। सो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको ट्रस्ट करना शुरू करें। उसमें कुछ देर लगेगी क्योंकि आपने वो जो हवा है ओवर थिंकिंग है उसको बहुत सारा खाना दे के बहुत बड़ा कर लिया हुआ है। तो पहले तो खाना बंद करें उसका, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत मेरे जैसी हो जाए, और फिर महसूस करना शुरू करें चीज़ों को, बजाय सोचने के उधर को जाएं। फिर कभी इस पे हम पूरा प्रोग्राम करेंगे। ये बहुत अहम चीज़ है। वैसे अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ मैंने आपको बिल्कुल नहीं दी इजाज़त। मैं फिर भी इजाज़त ले लूँगी, मैं इजाज़त ले चुकी हूँ। अच्छा, बात ये है कि ओवर थिंकिंग बेसिकली ज़्यादा सोचना, ये आपके अपने हाथ में होता है। आप बाज़ औक़ात अपनी ज़ात को लेकर किसी ना किसी इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं। आपको लगता है कि शायद मैं ये काम नहीं कर सकती या मैं ये काम नहीं कर सकता। पहली बात जो ख़ुद को आपने सबक पट्टी की तरह पढ़ाना है वो ये है कि दुनिया में कोई ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता, वो है ही नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसके लिए बाज़ औक़ात आपको ख़ुद को एक तकलीफ़ दे मरहले से गुजारना पड़ता है। जैसे कुछ लोग कैमरा देख के हाथ पैर फूल जाते हैं, सांस रुक जाती है, पीले पड़ जाते हैं। मैं हूँ, आप तो पता नहीं है कि नहीं है, मैं तो हूँ। ये हड बीती बता रहे हैं, इनके साथ ये होता रहा है। हकीकत ये है कि जब आप ख़ुद को, अच्छा मैं इसकी एक्सरसाइज किया करती थी, एक मश्क थी कि शीशे के आगे खड़े हो जाना और दिमाग में ये नक्शा खींच लेना कि आगे बहुत सारे लोग बैठे हैं और ख़ुद से ऐसे बात करना जैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी मश्क है जो आपको ओवर थिंकिंग से हटाकर, आप शीशे में जब देखते हैं ख़ुद को तो आप देखते हैं मैं ठीक लग रही हूँ, अच्छा मैं बात ऐसे कर रही हूँ, मेरा सर टेढ़ा है, तो आपका ध्यान उस दिमाग के हिस्से से हट जाता है, डाइवर्जन बेसिकली। तो ये सारी छोटी छोटी मशकें हैं जिसे आप अपने ऊपर, फिर जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, जिनको बहुत ज़्यादा सोच के होता है कि पता ये मुझसे नहीं होगा, तो थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए लैपटॉप बंद करें, कमरे से बाहर निकलें, थोड़ा बहुत कुछ खाएं, अपना हुलिया चेंज करें, लिपस्टिक तेज़ रंग की लगा लें, ख़ुद को कुछ ऐसा करें कि जिसमें आप में थोड़ी सी तब्दीली आए और फिर दोबारा रीस्टार्ट करें। ख़ुद को फिर से एक दफ़ा उस काम पर बिठाएं ताकि आप उस माइंडसेट, उस सोच से निकल कर उस
पूरी मश्क को कंप्लीट कर सकें। मैं आज ही लगाऊंगा लिपस्टिक जाते ही, क्योंकि मुझे बहुत आदत है ओवरथिंकिंग। आप लिपस्टिक मत लगाएं, मर्द हजरात के लिए ये अच्छा, कि वो एक नई, हाँ मतलब एक नई टी शर्ट पहन लें, अपनी पिक्चर बना लें, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लें डिफरेंट तरह का, अगर गज़ल सुनते हैं तो थोड़ा सा पॉप सुन लें, रॉक सुन लें। वो चीज़ जो आपके दिमाग में जो चीज़ें मतलब हम आहंगी से चल रही है उसको एकदम से झटका दे दे, बस वो चीज़ चाहिए आपको अपने दिमाग के करंट को बदलने के लिए। जी सर, जैसा कि पहले इंसान का जो ख्याल आता है ज़हन में, उसके बाद सोच होती है, उससे फिर अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से जुमले बनते हैं, इस तरह ये प्रोसेस होता है सर सारा। अच्छा ये बताएं सर, अपना जो है ना हमारा मुल्क जो है इसकी कौमी ज़ुबान उर्दू है, माशाल्लाह ये एक ऐसी ज़ुबान है जो बहुत वसत रखती है, इसमें बहुत सारे अल्फाज समा जाते हैं, वो जो है ना इसमें जो दूसरी ज़ुबानों में नहीं है। अच्छा सर, हमारी इतनी अच्छी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है, तो अपना हमारे जो है ना जितने भी हमें अपना स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है आजकल, इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, हमारी दफातर में भी इंग्लिश चल रही है, वो पर हमारी इतनी प्यारी ज़ुबान होते हुए हम गैर मुल्की ज़ुबान को क्यों सर जो है ना, चाहे हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा कम है, क्या वजह है इसकी जो है ना दूसरी ज़ुबान हम पर जो हैवी है इस चीज़? मेरे जहन में जो वजह आती है वो ये आती है कि शायद मीर तकी मीर, गालिब, फैज़ साहब, अल्लामा इकबाल, यूसुफ़ी साहब, अशफाक साहब, तारड़ साहब, बेशुमार लोग जो हैं, इन्होंने उर्दू में अच्छा कुछ कलाम नहीं लिखा, तो हम अंग्रेज़ी की तरफ जा रहे हैं। शायद शेक्सपियर बहुत बड़ा था, यही वजह हो सकती है, वरना कौन है जो अपनी रवायात, अपनी तारीख़ छोड़ दे या उससे किनारा कशी करने की कोशिश भी करे। तो हम अभी तक शायद असीर हैं ज़हनी तौर पे मगरिब की ज़ुबानों के। और बहाना ये मुझे सुनने को मिलता है कि भी देखो वो आज की ज़ुबान है, वो साइंस की ज़ुबान है, वो कंप्यूटर्स की ज़ुबान है, जो कि बिल्कुल है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ उन लोगों से कि जो अपनी मादरी ज़ुबान, चाहे वो सराइकी हो या चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तो हो, कोई और भी हो, या उर्दू हो कौमी ज़ुबान, उससे किनारा कशी करने की वजह मेरे जहन में तो नहीं आती। दुनिया में कौन से ऐसे लोग होंगे जो अपनी मादरी ज़ुबान को बालाए ताक रखने के बाद कोई और ज़ुबान सीखते होंगे? हर जो कौम है वो अपनी मादरी ज़ुबान सीखने के बाद अगली ज़ुबान सीखती है। हम ज़रा थोड़े से मुनफरिद हैं, तो ये अफसोस की बात है। ये बिल्कुल आपकी जो बात है हक बजाने में, लेकिन मुझे अब ये महसूस होता है कि कुछ सालों में सोशल मीडिया में जहाँ बहुत सारी खामियां हैं, एक फ़ायदा भी है कि लोग जो जब किसी मकसद से आते हैं तो अपने आप को एक ग्रोह में मुनज़्ज़म कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि उर्दू के और फ़ारसी के शायरी, नसर, अदब के लोगों ने ग्रोह जो हैं, ग्रुप्स, वो मुनज़्ज़म कर लिए हैं। लेकिन फ़िक्र की बात कोई नहीं है। ये उर्दू ज़ुबान ऐसी नहीं है कि ये कुछ अंग्रेज़ी की कुछ किताबें या कुछ तालीमी इदारे जो हैं या कुछ ऐसे ये इसको ख़त्म कर सकें, ऐसा नहीं है। हाँ, ज़्यादा परवान चढ़ सकती है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पुरानी शायरी से, पुराने कलाम से जो हैं वो बिल्कुल बेबहरा हैं, जो अफसोस की बात है। बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। मैं वैसे अंग्रेज़ी कम बोलता हूँ। मैं इस बात में अपना एक हिस्सा डालना चाहूँगी। जब हम बड़े, जो आप हैं, मैं हूँ, अदील तो खैर बहुत छोटे हैं, हम जो बड़े हैं, जब हम अपनी ज़बान में अपने बच्चों से एक ही ज़बान में गुफ्तगू करेंगे तो फिर हमें भी पता चलेगा कि हम कितने पानी में खड़े हैं। बाज़ औक़ात हम भी उन अल्फाज के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारे पास उनके मुतबादिल अल्फाज नहीं हैं। जैसे बात करते करते मेरे ही मुंह से अभी निकल गया था ना, इसी तरह होता है। ये इसमें ये नहीं है कि मतलब एक फ़ॉरेन ज़बान, एक जो फ़िरंगी ज़बान है उसने हम पे कब्ज़ा कर लिया। ये हम सोच रहे हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते उस तरह से नहीं है, एक मज़ाह के तरीके से नहीं सिखाते। अंग्रेज़ी को सिखाने में नर्सरी राइम्स हैं और बहुत तरीके हैं जिनसे अंग्रेज़ी सिखाई जाए, और फ़ितरी तौर पे अंग्रेज़ी एक बहुत आसान ज़बान है सीखने के लिए। उर्दू के जो हमारे हरूफ हैं वो हर शेप में, हर तरीके से बदल जाते हैं, तो बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत और मुश्किल आती है। फिर वही बात है कि उर्दू बोलने वाले कम हैं उस तरह से, या आपको पंजाबी बोलते नज़र आएंगे, पश्तो बोलते हैं। उर्दू एक ज़बान के तौर पर कम इस्तेमाल की जाती है, इसी वजह से बच्चे उसे बोलने में थोड़ा गुरेज करते हैं, सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते हैं। यकीनन जिस वक्त बड़े बड़े लोग जैसे हमारे साथ खड़े हैं, जब वो उर्दू में ही बात करेंगे और ज़बान उर्दू का ही इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन बहुत सारी जो यूथ है, जो नौजवान हैं, वो भी इस तरफ आ जाएंगे इंशाअल्लाह।
इस पे एक शेर सुन लीजिए, इन नौजवानों के लिए बिलखसूस। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए। अरे वाह। ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अरे वाह वाह, जिसे उर्दू आए। जी मोहतरमा को दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैंने अभी जो फैज़ साहब की आपने नज़्म पढ़ी, और ये मैंने आज से तकरीबन फ़र्स्ट ईयर में मैंने नुस्ख़ा वफ़ा लाइब्रेरी से इशू करवा के तो उसमें ये पढ़ी थी। और वही आपकी बात है कि सोच का दायरा देखें कहाँ से कहाँ चला गया बैठे बैठे। तो ये सोच ही होती है जो इंसान को कहाँ से कहाँ तक लेकर आती है। मेरे वहमो गवान में भी नहीं था कि मैं आज इस प्रोग्राम में आपके मुँह से ये नज़्म सुनूँगी। तो मेरी एक दिली वाबस्तगी भी है फैज़ साहब से, तो उसी हवाले से आप लोगों के साथ ना एक वो जैसे कहते हैं ना प्यारा सा है कांटेक्ट, और यही वो सोच है जो इंसान को आगे बढ़ने में मदद देती है मेरे ख्याल में। और हमारे जैसे जीन जेड आ रही है आजकल, तो उसको ज़रूर उर्दू के साथ वाबस्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लिहाज से मैं अपनी शेयरिंग करना चाह रही थी। जज़ाकल्लाह। आज हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो रोमन के अलावा पढ़ नहीं सकते उर्दू में क्या है। मैंने एक्टर्स के साथ काम किया है, ऐसे बच्चे एक्टर्स हैं जो स्क्रिप्ट ख़ास तौर पे रोमन में लिखी जाती है उनके लिए, यानी रोमन उर्दू। आप होंगे लफ्ज़ अंग्रेज़ी के ही, लेकिन उसको लिखा उर्दू के तरीके से जाएगा ताकि वो समझ सकें कि क्या लिखा हुआ है। जी मैं आपको बता रही हूँ ना कि जैसे आजकल फेसबुक शायरी बहुत ज़्यादा चल रही है, और उसमें इवन कि हमारे उर्दू के जो स्पेसिफिक स्केल किस्म की उर्दू के जो वर्डिंग है ना, वो इतना उनका कचूमर हुआ होता है कि मैं हैरान होती हूँ कि ये इमला कहाँ गई। हमारी इतनी अच्छी इमला हुआ करती थी और ये सारा सिस्टम कहाँ चला गया। असल में जब आप किसी से बहुत मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भी बात करो ना उर्दू में, तो कहते हैं इतने शकील अंदाज में क्यों बात कर रहे हो। यानी उर्दू बोलना ही शकील है आजकल। अल्फाज, तासुरात, रिश्ते और कामयाबी, हमने अपना हिस्सा आप तक पहुंचा दिया। आप देखें आप अपना फीडबैक हमें क्या देते हैं। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जल्द।